Hello everyone, my name is Neeraj Kumar Chaturvedi and I welcome you all to my YouTube channel English for All. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एक पोएम है, ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये रहती है, चाहे बीए में हो चाहे एमए में हो। और बोर्ड्स में भी ये +2 लेवल पे पढ़ाई जाती है, 10th के लेवल पे भी हो सकता है मिले। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज इस पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स। वीडियो आप देखिए, समझिए पोएम को, और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पोएम के कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम जान लें। ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। इनको विक्टोरियन पोइट कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें ही विक्टोरियन पीरियड है जिसमें के ये पोइट कहे जाते हैं। और इनको पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था 1850 में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ इनके पहले पोइट लॉरिएट थे, जिनकी डेथ के बाद इनको पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। पोइट लॉरिएट फ्रेंड्स रॉयल पोइट को कहते हैं। ब्रिटिश राजघराने में ये बहुत पुरानी परंपरा है जिससे वो रॉयल पोइट को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले रॉयल पोइट या पोइट लॉरिएट जो थे वो बेन जॉनसन थे, जिनका अपॉइंटमेंट 1616 में किया गया था। तब से ये परंपरा उनके यहाँ है। उसी परंपरा के अंतर्गत लॉर्ड टेनिसन को भी 1850 में पोइट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। ये पोएम फ्रेंड्स उन्होंने अपनी एक फ्रेंड आर्थर हेनरी हलाम की याद में लिखी थी, जिनकी बहुत अनटाइमली डेथ हो गई थी और वो उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स थे। इसलिए उनकी याद में उन्होंने आगे भी एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी, इन मेमोरियम, और उससे वो और भी फेमस हुए। आइए फ्रेंड्स, अब इस पोएम की टेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। पोएट इस वक्त एक बीच पे हैं जहाँ सामने समुद्र है, सी है बड़ा सा, और उसकी जो लहरें हैं वो आ गए किनारे की चट्टानों पत्थरों पे टकरा रही हैं। तो ये उन लहरों को, समुद्र को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि टूटो टूटो टूटो, खुद को अपनी लहरों के तोड़ो। किस पे? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, दाई मतलब तुम्हारा, अपना। तो अपने ठंडे ग्रे भूरे भूरे रंग के जो स्टोन से पत्थर हैं, जो किनारे पड़े हुए पत्थर हैं, उन पर ओ समुद्र, तुम अपनी लहरों को तोड़ो या टूटो, तुम खुद टूटो लहरों के रूप में। और मैं यहाँ प्रयास करूँगा, एंड आई वुड दैट, और मैं यहाँ ट्राई करूँगा, दैट माई टंग कुड अटर, कि मेरी जो जिह्वा है, जो मेरी जो ज़बान है, वो उन विचारों को प्रकट कर सके, कह सके। अटर माने कहना। द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो विचार जो मेरे अंदर घुमड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, उन विचारों को मैं कह सकूं, मैं ये प्रयास करूँगा। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। ये सब कुछ बहुत अच्छा है उस फिशरमैन लड़के के लिए जो चिल्लाता है और अपनी बहन के संग खेल रहा है, उसके लिए बड़ी खुशी का माहौल है। और उस नाविक लड़के के लिए भी, सेलर मतलब नाविक, उस नाविक लड़के के लिए भी ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है कि दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो कि खाड़ी में खड़ी अपनी बोट पे गाना गा रहा है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, और सामने जो शिप जा रहा है, जो शानदार, स्टेटली का मतलब शानदार, ग्रैंड जो शिप है, वो अपने मस्ती में जा रहा है। टू देयर हेवन, हेवन का मतलब यहाँ बंदरगाह है फ्रेंड्स। ये एक अलग अलग वर्ड है, आप उसको हीवन न समझ लीजिएगा, जिसका मतलब होता है स्वर्ग, और उसकी स्पेलिंग होती है HEVEN। ये हेवन है और ये हेवन है। हेवन का मतलब होता है पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। तो
वो शानदार जो जहाज़ है वो अपनी बंदरगाह पे जा रहा है जो कि पहाड़ियों के नीचे है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, पर मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही है उस गायब हो चुके, वैनिस्ड हैंड का मतलब होता है जो गायब हो चुका है, उस हाथ के एक टच के लिए मेरा मन बहुत बेचैन है, और उस वॉइस की आवाज़ के लिए, उस आवाज़ की साउंड के लिए जो अब एकदम शांत हो चुकी है। स्टिल का मतलब होता है शांत, मतलब वो मेरा जो मित्र है उसकी आवाज़ अब मुझे नहीं सुनाई दे रही है, और वो जो हाथ है उस हाथ का टच अभी भी मैं याद कर रहा हूँ। काश वो अभी भी मुझे महसूस हो सके, जबकि बाकी सभी लोग अपनी अपनी खुश हैं और खुशी वाले काम में बिजी हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेग्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। फिर वो वापस समुद्र को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि टूटो 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स। यहाँ दाई का मतलब तुम्हारा, और क्रैग्स बने फिर से चट्टान ही हैं। चट्टानों को एक दूसरे रूप में क्रैग्स कहते हैं जब वो नुकीली क्लिफ नुमा हो जाती हैं चट्टानें किनारे पे कट करके, तो उनको क्रैग्स कहते हैं। तो तुम टूटो अपने उन्हीं चट्टानों के फुट में, कदमों में टूटो ओ सी हे समुद्र, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड, पर वो जो टेंडर ग्रेस यानी आनंद के क्षण, टेंडर ग्रेस का मतलब होता है जो खुशी के पल थे वो उन खुशियों के पलों वाला जो दिन था वो अब मर चुका है, मृत हो चुका है, डेड है। विल नेवर कम बैक टू मी, और वो अब मेरे पास कभी भी लौट के नहीं आएगा। आइए फ्रेंड्स, अब इस पोएम के एक एनालिसिस कर लेते हैं छोटी सी। ये पोएम एक एलेजी है जिसको हम शोक गीत कहते हैं। जब कोई दुख भरी किसी बात पे पोएम लिखी जाए तो उसको हम एलेजी कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है वो ABCB है। राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब पोरफिरियस लवर पे वीडियो बनाया था, तो एक बार और देख लेते हैं। हम राइमिंग वर्ड्स को लेते हैं और उनको डिफरेंट लेटर से नॉमिनेट करते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में गो ऑन है तो इसको हम A का नॉमिनेशन देंगे। फिर अंडर द हिल है, हिल को हम B करेंगे। फिर हैंड है, ये किसी से राइम नहीं करता, इसको तीसरा C कर देंगे। पर स्टिल है, ये हिल से राइम कर रहा है, इसको वापस हम B करेंगे। तो इसलिए ABCB इसकी हमें राइमिंग स्कीम मिल गई। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं वो हैं पर्सोनिफिकेशन और सिनिकडोकी। ये कहाँ कहाँ यूज हुए आपको बताता हूँ। पर्सोनिफिकेशन तो आप जो सबसे पहले ही आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, जब इन्होंने समुद्र को पुकारा है एक पर्सन बना करके कि आओ टूटो अपनी ठंडी चट्टानों पे, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का आपको एग्जांपल मिल जाता है। और सिनेक्डोकी वहाँ है जहाँ पे ये तीसरे पैराग्राफ में जब ये कहते हैं ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल, तो इसमें आप जानते हैं कि सिनेक्डोकी वहाँ होता है जब आप किसी पूरी एंटिटी को पुकारने के लिए उसके किसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरी किसी एक वस्तु को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए उसके किसी अंश के बारे में जब आप बात करते हैं। तो यहाँ उन्होंने अपने फ्रेंड के वैनिस्ड हैंड को कहा है और यहाँ उसके साउंड को, वॉइस को कहा है, एड्रेस किया है, तो इसका मतलब वो अपने एक मित्र को पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिनेक्डोकी है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं एनालिसिस में क्या था। डेलिबरेट यूज़ ऑफ वर्ड्स इन देयर ग्लूमी सेंस। चूँकि आप देख रहे हैं कि माहौल तो खुशनुमा है, एक बीच पे आदमी हमेशा खुश ही रहता है, पर उन चीज़ों को गमज़दा या ग्लूमी बनाने के लिए इन्होंने डेलिबरेटली ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है जो निराशा उत्पन्न करें, दुख उत्पन्न करें। जैसे उनकी चट्टानों को इन्होंने कोल्ड और ग्रे कहा है, जबकि उन्हीं भीगी हुई चट्टानों को आप शाइनी भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें कोल्ड यानी ठंडी और ग्रे माने भूरी काली सी चट्टानी, यानी एक निराशा का भाव उत्पन्न करने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये ज़बरदस्ती या जानबूझ के किया गया है, डेलिबरेट यूज़ है, क्योंकि इनको इस पोएम से किसी खुशी का संदेश नहीं देना था, इनको अपने शोक को व्यक्त करना था। अगला पॉइंट है कि
इसमें एक फेमस विक्टोरियन ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे पोएट्स जनरली आप देखेंगे विक्टोरियन ईरा के पोएट्स का ये एक लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी पोएम्स में अपने दुख को, अपने पैथोस को, अपनी सिचुएशन को बहुत बड़ा बताने के लिए उनको अक्सर दूसरी खुशनुमा चीज़ों से कंपेयर करते हैं और फिर उनको कंपेयर करके अपने आप को दिखाते हैं कि मेरा दुख कहीं ही ज़्यादा बड़ा है, और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत अपनी स्थिति से ज़्यादा बड़ा बताने के लिए दो तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। या तो आप उसमें अतिशयोक्ति यानी कि एग्जेजरेशन का यूज़ करें, जैसे रोमांटिक पीरियड्स के पोएट्स करते थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोएम द डैफोडिल्स में किया है। उन्होंने उसमें लिखा था 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, 10,000 आई सी एट अ ग्लांस, कि मैं 10,000 एक ग्लांस में, एक नज़र में देख लेता हूँ। तो ये एग्जेजरेशन है, उन्होंने भी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया। पर विक्टोरियन पोएट्स ने एग्जेजरेशन का यूज़ नहीं किया है, वो एक दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी दुखद स्थिति को, दुख की चीज़ों को, उसको बड़ा बताने के लिए किसी खुशनुमा ऑब्जेक्ट, खुशनुमा चीज़ों, खुशनुमा माहौल से उसको कंपेयर करते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखो वो तो खुश है पर मैं कितना दुखी हूँ और मेरी स्थिति ज़्यादा ही हृदय विदारक है। और इसमें विक्टोरियन पोएट्स खासा सफल भी रहे हैं। तो इस पोएम में भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये वो ट्रिक इस्तेमाल की है। उन्होंने एक बीच का यूज़ किया है, एक लड़के जो फिशरमैन का जो बच्चा है उसकी खुशी को इस्तेमाल किया है, और एक सेलर जो गा रहा है खुशी से उसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। यहाँ तक कि जो शिप्स अपने काम पे जा रहे हैं उनको भी बहुत ग्रैंड शिप्स, स्टेटली ये वगैरह बता करके बताया कि सब खुश हैं एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरे अंदर वो दुख है, वो दुख का भाव है और मेरा दुख इसलिए बहुत महान है। तो फ्रेंड्स ये ही एक छोटी सी एनालिसिस थी। अगर आपको इसमें और भी कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स और भी ऐड होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझसे मिस हो गए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और होपफुली आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।